हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू किया था। आपके चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चंस है और पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के सेकंड पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक्सरसाइजेस पार्ट 2। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक्सरसाइजेस, जहां पर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा है, When we speak of gender divisions, we usually refer to। तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि जेंडर डिवीजन का असली मतलब इनमें से क्या है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन। तो यहाँ पे लिखा है कि जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है। जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेन और विमेन के बीच में। क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन तो जेंडर नहीं, सेक्स होता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा है, unequal roles assigned by the society to men and women। तो यहाँ पे बोला गया है कि जेंडर डिवीजन का मतलब होता है, जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अनइक्वल रोल्स असाइन किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा मेन को और विमेन को। मतलब मेन और विमेन के लिए हम काम को बांट देते हैं उनके जेंडर के आधार पर। अब ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जेंडर डिवीजन में यही कहा जाता है। जेंडर डिवीजन का मतलब यही होता है कि समाज जेंडर के आधार पर रोल्स असाइन कर देता है मेन के लिए और विमेन के लिए। अब इसके बाद एक बार ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कहता है अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है, ये उसका एक फॉर्म है, तो ये जेंडर डिवीजन के साथ नहीं चलता, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं डी के तरफ। यहाँ लिखा है, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर विमेन इन डेमोक्रेसीज। ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के आधार पर, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड विमेन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 यहीं पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 के तरफ। यहाँ पर लिखा है, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन। तो मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे देश में, इंडिया में, विमेन के लिए सीट्स रिजर्व करी गई हैं। कहाँ पर? सबसे पहला ऑप्शन है लोकसभा, उसके बाद है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन सी है कैबिनेट्स एंड ऑप्शन डी है पंचायती राज बॉडीज। अब वैसे तो हम सब ने ये पढ़ा है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिसेंटली ही एक एक्ट पास किया गया है, जिसके वजह से यहाँ पर भी अब 33% सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी महिलाओं के लिए। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? पंचायती राज बॉडीज, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पंचायती राज बॉडीज में बहुत पहले ही ये रिजर्वेशन आ चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लेकिन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये अभी एक्ट पास किया गया है बस। ठीक है। और जहां तक बात है कैबिनेट्स की, तो यहाँ पे रिजर्वेशंस नहीं है महिलाओं के लिए और ये अभी भी मेल डोमिनेटेड ही रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पंचायती राज बॉडीज। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ पर लिखा है, Consider the following statements on the meaning of communal politics। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के मीनिंग से रिलेटेड। ठीक है। और आपको क्या करना है? आपको बताना है
that which of the statements given above are correct. आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट्स डिफाइन करती है कम्युनल पॉलिटिक्स के मीनिंग को. ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को रीड करके समझ लेते हैं. यहाँ लिखा है कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, स्टेटमेंट ए, वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स. स्टेटमेंट ए में लिखा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इस आइडिया पे बेस्ड है कि एक रिलीजन बाकी रिलीजन से सुपीरियर होता है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स इसी आइडिया पर बेस्ड है कि एक रिलीजन दूसरे से सुपीरियर होता है. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इसे टिक कर देते हैं. अब आगे बढ़ते हैं बी के तरफ. यहाँ लिखा है कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट people belonging to different religions can live together happily as equal citizens. अगर आप सभी को याद हो तो जब हम कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर ये पढ़ा था कि कम्युनलिज्म में ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकता. और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ इक्वल सिटीजन्स की तरह रह सकते हैं. तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है. तो बी हमारा गलत हो गया. अब आगे बढ़ते हैं सी के तरफ. यहाँ लिखा है फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी. यहाँ लिखा गया है कि कम्युनल पॉलिटिक्स इस आइडिया पर बेस्ड है कि जो फॉलोअर्स होते हैं किसी एक रिलीजियस ग्रुप के, किसी एक रिलीजन के, वो मिलकर एक ही कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है. तो इसको भी टिक कर देते हैं, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स में, कम्युनलिज्म में यही माना जाता है कि जो एक धर्म के लोग होते हैं वो मिलकर एक ही कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं डी के तरफ, हमारे आखिरी स्टेटमेंट की तरफ. यहाँ लिखा है स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर्स. मतलब कि स्टेट पावर को हम यूज नहीं कर सकते किसी एक रिलीजियस ग्रुप के डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्रिएट करने के लिए. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स का ये कहना है, कम्युनलिज्म का ये कहना है कि हम पॉलिटिकल पावर का यूज करके स्टेट पावर का यूज कर सकते हैं और डोमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप का. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है. तो यहाँ पे हमारे सही स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी. तो चलिए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इसमें से ए एंड सी एक ही ऑप्शन में दिया गया है और वो है ऑप्शन सी. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. तो इसको हमने टिक कर दिया है और हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एंड सी ओनली. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9 भी यहीं पर खत्म होता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 के तरफ. यहाँ पर लिखा है Which among the following statements about India's constitution is wrong? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी एक चीज नहीं है जो यहाँ पर लिखी गई है. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं. इट, ए पहले दिया है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है रिलीजन के ग्राउंड्स पर. ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये हम जानते हैं. ठीक है, इंडिया में इसके लिए एक आर्टिकल भी है, प्रोविजन दिया गया है. इसके बाद बी कहता है इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन. ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है. हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है. हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है.
तो फिलहाल इसे हम टिक कर देते हैं क्योंकि ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सी के तरफ। इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। ये भी सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन डाला गया है जो इनेबल करता है हर एक व्यक्ति को कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी के तरफ। इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है, इस बात का ध्यान रखता है कि रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर भी इक्वालिटी हो सिटीजन्स के बीच में। ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करता है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स में से ए, सी और डी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सही है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है और वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 10 भी यहीं पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। ये एक बहुत ही सिंपल फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया में ऐसे कौन से सोशल डिविजन्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। पेक्यूलियर का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं, सिर्फ इंडिया में ही हम जिसको पा सकते हैं, जो विशेष हैं सिर्फ इंडिया के लिए। ऐसे कौन से सोशल डिविजन्स हैं? याद करिए, हमने पढ़ा था कि हमारे देश में 3 तरीके के सोशल डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला जेंडर के आधार पर, जो वर्ल्ड में कई जगहों पे पाया जा सकता है। उसके बाद है रिलीजन के आधार पर, जो कि कुछ कंट्रीज में पाया जा सकता है। लेकिन फिर तीसरा है हमारा जाति के आधार पर सोशल डिवीजन, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, विच इज स्पेशल टू इंडिया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? कास्ट। तो ये क्या है? सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कास्ट आर पेक्यूलियर टू इंडिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 11 यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 12th और आखिरी क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पर लिखा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके लिस्ट 1 के पहले हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें मैच कर लेते हैं लिस्ट 2 के डिफरेंट टर्म से, वर्ड से, जो है कम्युनलिस्ट, फेमिनिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड कास्टिस्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मेन। हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो ये बिलीव करता है या करती है कि विमेन और मेन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। क्या कहते हैं उस व्यक्ति को? फेमिनिस्ट। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या है? बी, फेमिनिस्ट। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद है सेकंड, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। वो व्यक्ति जो कहता है कि रिलीजन के आधार पर कम्युनिटी को बनाया जाता है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कम्युनलिस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन के आधार पर कम्युनिटी बनाने की बात करी जा रही है। तो सेकंड का सही आंसर क्या है? ए, कम्युनलिस्ट। तो यहाँ ए के ऊपर लिख देते हैं 2। थर्ड है अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। वो व्यक्ति जो ये कहता है कि जाति के आधार पर कम्युनिटी को फॉर्म किया जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बताइए। उसको हम कहते हैं कास्टिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। लास्ट है हमारा सबसे आसान, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। वो ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है धर्म के आधार पर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेक्युलरिस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 1 का करेक्ट आंसर है बी, 2 का करेक्ट आंसर है ए, 3 का करेक्ट आंसर है डी एंड 4th का करेक्ट आंसर है सी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। सबसे पहले ए को देख लेते हैं। ए में लिखा है 1 का करेक्ट आंसर बी,
2 का करेक्ट आंसर सी, 3 का ए एंड 4 का डी। ये गलत है क्योंकि सेकंड का करेक्ट आंसर सी नहीं है, तो यहाँ पे ए गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं। बी में लिखा है 1 का करेक्ट आंसर इज बी, 2 का करेक्ट आंसर इज ए, 3 का करेक्ट आंसर इज डी एंड 4 का करेक्ट आंसर इज सी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक्सरसाइजेस, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बहुत आसान रहा होगा इन सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना। मैं उम्मीद करती हूँ ये पूरा ही चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।